अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिकॉल करा रही हूँ जो कि 2024 का है, जिसमें पेशेंट की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है। ऑल्दो मैं आप इसको मैं पढ़ा रही हूँ प्रीटर्म के कॉन्टेक्स्ट में, बट हम इसका डिस्कशन पूरा करेंगे कि अगर कुछ और इसकी जो डीडीज हैं वो हों तो क्या होगा। पेशेंट जो है, इट वाज एक्चुअली अ रोल प्लेयर जो कि कंप्लेन कर रही थी कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। और आपको तो मालूम है, रोल प्लेयर चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो या इवन उसकी सिनेरियो में प्रेगनेंसी हो, लेकिन यूजुअली जो है रोल प्लेयर का ऐसा फिजिक होता है जिसको देख के आप बाजारन अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ऑब्स का सिनेरियो आपको दिया हुआ है या गायनी का। तो आप हमेशा ये बात याद रख लेना, ये बहुत ट्रिकी चीज होती है, ठीक है। क्योंकि हमने अपने माइंड में एक चीज बनाई होती है, पेट नजर आ रहा है तो प्रेग्नेंट है, पेट नजर नहीं आ रहा तो प्रेगनेंसी हम अपने ख्याल में नहीं ला रहे होते और बाकी इधर उधर हम वो कर रहे होते हैं। लेकिन ये याद रखना, आप जो हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, कंसल्टेंट हो, ऑब्स्टेटिशियन हो, तो आपके लिए जो भी आएगा वो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ही आएगा। अच्छा, सिनेरियो में पेशेंट बैठी है, अब जो रियल लाइफ में बिल्कुल दुबली पतली सी पेशेंट, मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, बस ना उसमें एलएमपी की कोई डिटेल ना कोई और। बाकी जब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट से म्यूचुअल इंट्रोडक्शन के बाद उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, तो पेशेंट तब जाके बताती है कि यस शी इज हैविंग 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, या 32 बता दे या जो भी बता दे। बट ये अपने माइंड में एक्सपेक्ट करके नहीं बैठना कि पेशेंट जो है वो मुझे तो नजर नहीं आ रही कोई प्रेगनेंसी वगैरह, तो आप उसको, यानी वो जो शुरू का मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, नेम, ओपीएल, ब्लड ग्रुप, जो न्यूमोनिक है उससे ऐसे अटैच हो जाओ जैसे बस वो नहीं होता करता धरता आपका यही है। स्टार्ट करते ही नेम ओपीएल की तरफ आ गए। जब आपने वो कर लिया, उसी में आपको इसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मिलेगी, इसी में जो है आपको इसकी जो है जितनी भी जो इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं जो बहुत अफेक्ट करती हैं पेशेंट की मैनेजमेंट में, ब्लड ग्रुप, उसकी एजुकेशन लेवल, उसका सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, हमारे एक रिकॉल में, इस्लामाबाद का एक फेमस रिकॉल है, वही रिकॉल जो है कराची में जो रोल प्लेयर थी, वो उसने उर्दू में जो है वही स्टेशन जो है उससे काउंसलिंग करवाई गई, लेकिन वही स्टेशन इस्लामाबाद में इंग्लिश में काउंसलिंग करवाई गई। पेशेंट ने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो काउंसिल मी इन इंग्लिश। सो कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को बस मेंटली प्रिपेयर्ड रखें कि यू नो एवरीथिंग एंड यू आर एबल टू शेप एंड मोल्ड इनटू एनी शेप, आपको जो सिनेरियो मिले। खैर, आते हैं वापस अपनी सिनेरियो की तरफ। तो जब आप इंक्वायर करेंगे तब जाके पता चला कि मोहतरमा जो है वो प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन है, वो 34 वीक्स गेस्टेशन की है, और अभी उसको लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो पास्ट 2 डेज से है। अब देखो ये कितनी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर ये MRCOG 3 होता तो ये पूरा सिनेरियो आपके सामने होता कि एक 28 ईयर की है, वो ग्रेविडा 2 है, पैरा 1 है, प्रीवियस सिजेरियन है, वो सारी डिटेल आपको दी होती और फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप इसको प्रोसीड करते। यही वजह है कि हम MRCOG की बुक्स पढ़ के भी पास नहीं होते, रीजन यही है। आप इस अपने सिस्टम को समझते हुए अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है अडॉप्ट हो जाओ। गर्ल्स, मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। जी डॉक्टर। ठीक है, अगर ना होता बता दिया करो मुझे। तो अगर आप ये ना पूछा होता तो जिसने नहीं पूछा वो उसी टाइम डेफिनेटली मारा गया। खैर, उसके बाद जब पेन है तो हमेशा आप याद रखना, पेन किसी भी किस्म की हो उसके दो चार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि वो आपने हर हाल में पूछना है कि व्हाट इज द साइट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स। ये मैं आप लोगों से करवाऊंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों में से ही किसी को रोल प्लेयर सेलेक्ट करूंगी और किसी को जो है काउंसलर, ताकि पहले आप एक सिनेरियो समझ लो और उसके बाद इसको परफॉर्म करो। अच्छा, हिस्ट्री में आप हमेशा, मैंने कहा ना, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, आप अपना जो आ, एक तरीका होता है हिस्ट्री का वो ना भूला करो। कभी कभी आप लोग जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हो ना, आप लोग हैप हैजर्ड हो जाते हो।
और वो इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को इतना प्रेशराइज किया होता है, टाइम बाउंड और ये और वो, आप जो उसकी बेसिक नॉर्म्स है आप भूल जाते हो। बेसिक नॉर्म्स में एक बात याद रख लेना, जो सीक्वेंस है हिस्ट्री का, एग्जामिनेशन का, इन्वेस्टिगेशंस का, ये अगर एक भी जगह पे गलत हुआ तो एग्जामिनर की जो है वो, शी विल नॉट लाइक इट, बिकॉज ये एक नॉर्म है कि आप जो है स्टेप वाइज चले। अगर ये स्टेप वाइज मैंने खुद से बनाए होते या किसी और मेंटोर ने बनाए होते तो हर किसी का एक अपना प्रोसीजर होता, कोई इन्वेस्टिगेशन ऊपर लाता, कोई स्पेसिफिक करके फिर बेस लाइन करता। नो, ये जो हम लोग जो ये मेथड है, ये उसका स्टैंप लग चुकी है सीपीएसवी के इसके ऊपर कि आपने इसी मेथडोलॉजी से जाना है। सेम इज विद द हिस्ट्री। अगर आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट छोड़ के पहले उसकी ड्रग हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पास्ट मेडिकल, पास्ट ऑब्स पूछ रहे हो, और जो चीफ कंप्लेंट थी, जो प्रेजेंटिंग इलनेस थी, उसको आपने आखिर में टच किया, यू हैव डन अनजस्टिस विद द नॉर्म्स। सो आज का मशवरा आप अपने कॉपी और पेन पे उठा के लिख लें कि यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। मरना है, जो भी करना है, सीक्वेंस से नहीं हटना है। उसके बाद जो है, पेशेंट की पूरी आपने हिस्ट्री ली, प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, फिर उसके बाद आप उसकी डिफरेंशियल्स एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा चलो, मुझे ये तो पता चल गया कि ये जो है वो है मैरिड है और इसका जो है प्रीवियस जो है इसका सिजेरियन हुआ है, और अब जो है ये आ रही आई है एक पेन के साथ। तो अब इस तरह के पेशेंट में डेफिनेटली आपके डिफरेंशियल्स बन जाते हैं कि लोअर एब्डोमिनल पेन में या तो उसका प्रीवियस स्कार का कोई इशू है, इम्पेंडिंग रप्चर है, या तो रप्चर ही है या इम्पेंडिंग रप्चर है, या फिर हो सकता है इस पेशेंट को प्रीटर्म लेबर है। ठीक है। और हो सकता है कि जो आपका लोअर जो पेल्विक एरिया होता है, इसमें हो सकता है पीआईडी है, इसमें हो सकता है पेशेंट को जो है यूटीआई है। सो आप अपनी डिफरेंशियल्स के हिसाब से फिर उसकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हो। ठीक है। तो हमेशा क्या बनी आपकी सीक्वेंस, आपकी नेम, ओपीएल, ब्लड ग्रुप आपका निमोनिक बना, ये सारा जो है बुक में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टेबल्स में। तो जब इंशाल्लाह बुक आपके हाथ में आएगी तो जब भी आप हिस्ट्री करोगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आप डायरेक्ट वही फोल्डर खोलना, वही पेज खोलना और उसी वही से डायरेक्ट प्रैक्टिस करना। तो उसके बाद आप लोग करते हो एग्जामिनेशन की तरफ। आपने डीडी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहती हूँ। मैंने एक बनाई है टेबल, ताकि कुछ जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो आपको समझ आए, क्योंकि जब ये रिकॉल लड़कियों ने रिवीजन में डाला, ग्रुप्स में डाला, तो तब तक लड़कियां कंफ्यूज थी। कोई कह रहा था कि ये प्रीटर्म थी और कोई कह रहा था कि ये स्कार्डी हाइसेंस थी। सो इवन द गर्ल्स वर स्टिल नॉट क्लियर कि इसकी की क्या थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इतना एम्पावर्ड हो जाओ कि आप इतने खूबसूरत तरीके से अपनी डायग्नोसिस वहां पे बनाओ और उस पेशेंट को मैनेज करके उठो। देखो, प्री टर्म कोई अनोखा केस नहीं है, ये रूटीन का केस है। इम्पेंडिंग या स्कार डिहाइसेस, ये भी यूनिक नहीं है, ये भी रूटीन का केस है। स्कार रप्चर इज ऑल्सो अ रूटीन, यूटीआई इज ऑल्सो अ रूटीन केस। जो अगर हमें रूटीन का ही ना आए तो ये हमारे लिए बहुत ही एक क्वेश्चन सा होगा ना, कि आप लोगों को रूटीन की नहीं आ रही तो फिर बाकी आप लोग एक्स्ट्रा चीजें वो जैसे कि मैक्यूनल ब्राइट, एमआरकेएच, वो तो मजे में आप लोग बता देते हो, आपने रेटिफिकेशन की होती है, लेकिन रूटीन की चीजों में आप लोग आके फंसते हो। ठीक है। सो नेवर मिस रूटीन। जो रूटीन में आप करते हो उसी तरह से आप जाते हो। डेफिनेटली मेरे आगे एक पेशेंट है जो इस तरह आई मेरे, तो डिफरेंशियल्स में सबसे पहले आ गया प्रीटर्म लेबर। अब इस स्लाइड को गौर से देखो, आपके पास आ जाएगा प्लेसेंटा अब्रेप्शियो। ठीक है। और आपके साथ आ सकती है कोरियोमनाइटिस, यूटीआईज आ सकते हैं, साथ में नॉन गायनेकोलॉजिकल जैसे कि अपेंडिसाइटिस वगैरह, कोई ओवेरियन टॉर्शन, ये सारे नॉन ऑब्स हैं। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में हम देखते हैं इनको। और उसके अलावा कोई भी अलग से, अब जैसे हमारे उसमें करीब करीब स्कार्डिहाइसेंस है और प्रीटर्म है। ठीक है, स्कार्डिहाइसेंस का मैंने अलग से नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें नहीं आ रहा। तो वो जब हम करेंगे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि उसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या है। और अगर मेरी पेशेंट प्री टर्म की हो तो वो मुझे क्या क्या फाइंडिंग्स देगी हिस्ट्री में, वो मुझे बोलेगी
उसको जो है वो प्योरली जो है अपने यूट्रस की तरफ, आप जब भी पूछते हो ना दर्द कहाँ है, आप वो डायरेक्ट अपने पेट पे, अपने फंडस की तरफ इशारा करती है कि पेट यहाँ पे है, और ये मेरे पेट के निचले हिस्से में है, कमर से शुरू होता है और ये सारा फैला होता है, और जब ये फैलता है मेरा पेट सख्त हो जाता है, ये उसके वर्डिंग्स होते हैं। साथ में उसको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, शो हो सकता है, कोई भी प्रॉम के साथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ये उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन है उस केस के साथ। सो जो वो पेशेंट थी जो रिकॉल था, उसमें पेशेंट ने ये हिस्ट्री दी। मैं आप लोगों को सिर्फ अब रिकॉल पे ला रही हूँ, एक दफा आपका कॉन्सेप्ट बना के वापस रिकॉल की तरफ ला रही हूँ, ताकि मोस्ट प्रोबेबली, अल्लाह करे, मेरी तो यही दुआ है कि रिकॉल ही है। ठीक है, तो अगर यही रिकॉल आएगा तो उस पेशेंट के आंसर्स क्या थे, मैं आप लोगों को जरा ये बताना चाहती हूँ। वो पेशेंट, जब आपने कहा कि प्रीवियस वन, और वो साइट उसने जो है, जो प्री टर्म के साइंस हैं वो उसने बताए सिम्टम्स, कि लोअर एब्डोमेन में पेन है और यूट्रस मेरा सख्त हो जाता है, लेकिन ना वो लीक की कंप्लेन देती है ना कुछ। ठीक है, ये दोनों उसके नेगेटिव होते हैं, शो भी उसका नेगेटिव, लीक की भी हिस्ट्री नहीं देती। अब आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो फ्रॉम द इम्पेंडिंग स्टार्डियासिस। ठीक है, आप और उससे पूछते हो दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही, पसीने तो नहीं आ रहे, बच्चे की हरकत ठीक से महसूस हो रही है आपको। देखो, इम्पेंडिंग स्कार रप्चर में या डिहाइसेंस में बच्चे की हरकतों का बहुत ताल्लुक होता है इसके साथ। इवन प्रीटर्म में भी आप उसके साथ बहुत बहुत कोरिलेट करती है। अच्छा, पहले, अब उसकी थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाते हो, पहले से आपको कोई मसला तो नहीं था, बुखार तो नहीं था, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, आप हर एंगल से उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। ये जितना भी है, इसमें उस पेशेंट के आंसर्स नेगेटिव थे। ये जब मैं आप लोगों में से किसी को बुलाऊंगी तब मैं उसको करवाऊंगी। सिर्फ मैं बता रही हूँ उसकी जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी, दैट वर ओनली 3। उसने प्री टर्म लाइक जो है फाइंडिंग्स दी थी। ठीक, उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ। अब एक ऐसी पेशेंट जो पेन में है, सबसे पहले तो मैं उसको काउंसिल करके सलाम दुआ करके उसको बोलूंगी कि मैं समझ सकती हूँ आपको दर्द है, लेकिन कुछ मुआयना जरूरी है ताकि हम आपकी जो है तशखीस कर सकें। पेशेंट क्योंकि रोल प्लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एग्जामिनर की तरफ मूव करते हो, मैडम आई वांट हर एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। मरीज को आपने एक जुमला बोल दिया कि मैं मुआयना करूंगी उस, और ये मेरा तरीका होगा, मैं इतना ख्याल रखूंगी आपका, ये वो, ये कुछ वर्ड्स जरूरी होते हैं काउंसलिंग स्टेशन में आपने ऐड कर दिए। फिर आप पेशेंट की तरफ, जब सॉरी एग्जामिनर से आप पूछते हो फाइंडिंग्स। अब देखो, आपने डीडीज अभी तक आपकी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी तक आप 50-50 हो कि ये क्या हो सकती है, क्योंकि इवन इसका डिहाइसेंस में भी एब्डोमिनल पेन उसको हो सकता है। ठीक है, शो नेगेटिव भी हो सकता है, इसका रप्चर में भी, यूटीआई में भी, कुछ इन दोनों में अभी तक आप जो है क्लियर नहीं हो, इसलिए अब ये सारी चीजें आप अपनी एग्जामिनेशन में ढूंढते हो। तो ओवरऑल अपियरेंस आप उसका देखते हो जो कि है, आप हमेशा फिगर ऑफ 7 की सूरत में जाते हो, फिर आप उसके वाइटल्स देते हो, बीएमआई। ठीक है, और ये ना बोलना कि प्लीज प्रोवाइड मी हाइट एंड वेट फॉर बीएमआई, नो, डायरेक्ट आस्क बीएमआई। फिर उसके बाद जो है आप आते हो उसकी इंस्पेक्शन, सॉरी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। क्यों फोकस्ड हम वहीं पे हैं, दैट इज आवर फोकस्ड एग्जामिनेशन। कभी कभार एग्जामिनर आपको बोलती है इधर उधर नहीं जाओ लड़की, फोकस्ड फोकस्ड करो, क्योंकि वो भी आपको पास करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप 7-8 मिनट में अपना केस कंप्लीट कर दो। अब एब्डोमिनल में वो रूटीन है हमारा, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारे आप देखते हो। ठीक है, और जो हमारे पास लिपोल्स, जो मैन्यूवर्स हैं जो हम बच्चे के लिए करते हैं, वो सारे आप अगर जो है वो ये जो फाइबिलिटी में है और इस कंडीशन में है, तो आप देखते हो। पैल्पेशन में सबसे पहले आप क्या देखते हो, सॉरी इंस्पेक्शन में अब उसकी फाइंडिंग्स देखो। अगर मैं इंस्पेक्शन बोलना मिस कर देती ना, क्या मतलब, अगर मैं ना बोलूं, या इवन आप में से कोई एग्जामिनर वल्लाह के आपको बताए कि उस पेशेंट का प्रीवियस स्कार मौजूद है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बार बार मेरा रिपीट रिपीट में करती हूँ कि सिस्टमेटिकली जाओ, जो सिस्टम है उसको फॉलो करो। ठीक है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है। अब सी पहले बोलो, बी बोलो, फिर ए बोलो, तो आपका तो पूरा सेंटेंस ही खराब हो गया, पूरा वो जो एक रिदम है वो टूट गया। वो आपको वो कभी भी एक नॉर्मल सा सिनेरियो नहीं रहेगा। खैर, आपने इंस्पेक्शन की, तो वो जो रिकॉल है
उसमें फाइंडिंग्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ द लाइनिया नेग्रा और देयर इज प्रेजेंस ऑफ द सर्जिकल स्कार, जो उसका प्रीवियस वन था वो मौजूद है। फिर आप पेल्पेशन के बारे में पूछते हो। देखो, मैं ये मशवरा दूंगी कि आप जब फाइंडिंग्स लेते हो, जो खासकर इतनी इंपॉर्टेंट केस है जो मेरे लिए उसका हर्फ ब हर्फ इंस्पेक्शन और पेल्पेशन में मैंने रखता है, तो मैं कोशिश करूंगी पहले सिर्फ इंस्पेक्शन की फाइंडिंग्स दूं। ठीक है, मैं ये नहीं है रट्टू तोता की तरह इंस्पेक्शन पेल्पेशन परकशन मुझे बता दे बड़ा बड़ा। एग्जामिनर को भी गुस्सा आएगा कि इसको इंटरेस्ट किस चीज में है और ना आपको याद रहेगा। तो बेहतर ये है कि मैडम प्लीज प्रोवाइड मी फाइंडिंग्स ऑन इंस्पेक्शन एनी स्कार मार्क फलान फलान, वो जो हम बोलते रहते हैं उस तरह करके आप मांगते हो तो वो आपको फाइंडिंग प्रोवाइड करेगी। फिर जब आपने स्कार की फाइंडिंग मिल गई तब डेफिनेटली अब आपने उस स्कार को पेल्पेट भी करना है। ठीक है, ऊपर पीछे से पल्स इंपॉर्टेंट थी, अब यहाँ पे स्कार की पेल्पेशन, यूट्रस की पेल्पेशन, पूरे एब्डोमेन की पेल्पेशन, विजरल पेल्पेशन सब ही इंपॉर्टेंट है अलोंग विद द ल्यूपोल्स। अब यहाँ पे जो इसकी फाइंडिंग्स थी, जो एग्जामिनर ने फाइंडिंग्स प्रोवाइड की थी, दे उसने मतलब वेग सी फाइंडिंग, ये नहीं है कि पेल्पेशन पे इज देयर एनी टेंडरनेस, उसका आंसर सिर्फ यस था। अब देखो, टेंडरनेस आपको बहुत सारी चीजों पे ले जाती है, एब्रप्शियो पे ले जाती है, इवन यूटीआई भी टेंडर होता है, पीआईडी भी टेंडर होता है, और स्कार्डियासिस भी टेंडर होता है। तो ये फिर से आपको एक वेग सा सिम्टम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसके आंसर्स भी वेग। तो दो दो दोनों में वेग, सिर्फ आपके पास अभी तक स्कार है। फिर उसके बाद आप अब उसकी जो ल्यूपोल्ड्स मैनोवर्स करते हो उसकी वो फाइंडिंग्स नहीं देती, कहती है नॉट डन। ऑस्कल्टेशन, यस, फीटल हार्ट साउंड्स आर ऑडिबल, वो रेट भी नॉर्मल बता देती है। ठीक है, फिर बाकी जितने भी आपकी असेसमेंट्स हैं वो सारी ले बता देती है। और वो जो हम रूटीन में क्वेश्चंस पूछते हैं, मैडम आई विल पेल्पेट फॉर 1 मिनट, प्रेजेंस ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस, वो कहती है नॉट डन येट। ठीक है, रीजन ये है, वो ये सारी आपसे मैनेजमेंट में सुनना चाहती है। बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉल है और इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये रिपीट हो। ये जो स्टेप्स मैं जिस तरह से बता रही हूँ ये आप लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसी तरह से इसको प्रेजेंट कर सको, उसी तरह से अपनी प्रोड्यूस कर सको वहां पे। और पेल्विक एग्जामिनेशन पे आप आते हो, पेल्विक एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको पीप्रॉम, सर्वाइकल डायलिटेशन, ये सारी चीजें मिलेगी। तो आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो सबसे पहले अवॉइड करते हो बाय मैनुअल वगैरह, आप पहले जो है पेशेंट की इंस्पेक्शन करते हो, फिर स्पेक्यूलम करते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इवन यू ट्राई टू अवॉइड बाय मैनुअल एग्जामिनेशंस, क्योंकि इससे और ज्यादा जो है वो इवन कॉन्ट्रेक्शंस वगैरह भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो आपके वर्ड्स भी यही होते हैं। थ्रू आउट बाकी सिस्टमिक एग्जामिनेशंस आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, उसमें जो रूटीन की है कोई खास फाइंडिंग नहीं है। अच्छा, इस केस की जो पेल्विक एग्जामिनेशन है ऑस्क्लोज की फाइंडिंग देती है। ठीक है, और कोई लीक, कोई डिस्चार्ज, कोई ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। डेफिनेटली मैंने कहा ना, हमारा एक सिस्टम होता है, सिस्टम को कभी नहीं भूलो। असेंडिंग डिसेंडिंग ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं बनाए गए। तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक बेस लाइन मेटल इन्वेस्टिगेशंस, जो कि हमें याद है, पता है हमें। कुछ स्पेसिफिक जो है अब हमें इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, जो कि फीटस के लिए भी जरूरी है और जो माँ के लिए भी जरूरी है और हमारी डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस है, देखो स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप उधर भी पूछ सकते हो, आप इधर भी। ठीक है, एमआरसीओजी के जितने भी सिनेरियोज हैं वो इन्वेस्टिगेशंस में फिर ऐसी चीजें ले आते हैं, ऐड कर देते हैं। आप क्या करते हो, कूलिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रोम के लिए, और आप स्वाब्स ले लेते हो फॉर स्क्रीनिंग। अब स्वाब्स की वजह से ये आपकी आ गई इन्वेस्टिगेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस वजाइनल स्कैन। ठीक है, आप एग्जामिनर को जाहिर है बोलते हो, मैडम आई वांट हर ट्रांस वजाइनल स्कैन फॉर सर्वाइकल, आई वांट हर स्वाब एनालिसिस फॉर इन्फेक्शन स्क्रीन, इस तरह से आप बोलते हो। अब टीवीएस में वो औरत, अब रोल देखो, केस देखो, केस क्या था, मैंने कहा पेशेंट जो है 34 वीक्स पे है, सो मीन्स ही इज मोर देन 30। ठीक है, और उसमें हमारे पास
क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, जो है सर्वाइकल लेंथ। ठीक है, सर्वाइकल लेंथ हम असेसमेंट देखते हैं। उसमें जो है सर्वाइकल लेंथ असेसमेंट एग्जामिनर ने, अब किसी स्टूडेंट को याद नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर कि ओरिजिनल रिकॉल में ये क्या थी। अगर आप लोगों में से कोई है जो इस टाइम ओरिजिनल रिकॉल उसके साथ आया है और वो बता सके, तो आई विल बी थैंकफुल। सुन रहे हो? किसी का नहीं आया तो नो बोल दो चैट बॉक्स में। सो ये बहुत ही आसान सा रिकॉल था, लेकिन बहुत मुश्किल इस तरह से हो गया था कि स्टूडेंट्स को पिक नहीं कर पाए थे, इसी वजह से इसकी फाइंडिंग्स क्लियर नहीं आई है। ठीक है, गुड। तो मोस्ट प्रोबेबली इट मींस वो सर्वाइकल लेंथ आपको क्या देगी, ऐसे मीडियम रेंज में फॉर एग्जांपल वो दे देगी। लेकिन ये याद रखना है अपने, ये वैल्यू जो नहीं है क्राउन, सॉरी, सर्वाइकल लेंथ आपकी अगर 15 से ज्यादा हो जाती है, इट मींस सर्विक्स लेंथ ही है। देखो, ये कॉन्सेप्चुअल सी बात है, इसको याद रख लेना हमेशा। जितना सर्वाइकल लेंथ ज्यादा होगा, इट मींस प्रीटर्म का जो है वो रिस्क अनलाइकली है। तो इट मींस मोर देन 15 इज अनलाइकली। अगर वो लेस देन 15 देगी तो इट मींस इट ये है, ये डायग्नोज हो गई कि ये प्रीटर्म में है। ठीक है, नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये डायग्नोसिस है उसकी, कि एक कभी कभार इंसिडेंटल फाइंडिंग्स भी आ जाती है। ठीक है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को बहुत कॉशियसली हैंडल करते हैं, बगैर किसी पेन की उसकी फाइंडिंग्स हो। खैर, तो अब इन्वेस्टिगेशंस, ये जो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टीवीएस नहीं भूलना, नंबर वन। साथ में हम क्या करेंगे, फीटल फाइब्रोनेक्टिन, जब हमारे पास टीवीएस अवेलेबल नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी मोडेलिटी है जो कि हमें प्रोवाइड कर सकती है प्रीटर्म लेबर के बारे में। ठीक है, और इसकी भी वैल्यूज आप याद रख लेना, 50। ठीक है, लेस देन 50 एंड मोर देन 50। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये आपका निमोनिक है। ठीक है, 5 5। इसका मतलब जो सर्वाइकल लेंथ है 15 हो और फीटल फाइब्रोनेक्टिन 50 हो, ये आपका थ्रेश होल्ड है। लेकिन उल्टा जाता है। ठीक है, वो इसके अपोजिट जाता है। अगर मतलब फाइब्रोनेक्टिन 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है पेशेंट प्री टर्म में। ठीक है, खैर ये तो हो गया, और हमने कहा कि स्वैब्स लिए। ये इस टाइम जब तक आपकी पेशेंट डायग्नोज नहीं हो चुकी, ठीक है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि आप उसके ये वाली इन्वेस्टिगेशंस अलोंग विथ यूरिन, डीआर जो कि आपने पीछे से वहां से कर ली थी, अगर वहां से आपको कोई क्लू मिलता है तो फिर आप यूरिन कल्चर्स करते हो। ठीक है, ताकि आपकी डायग्नोसिस स्ट्रांग बन सके। बट वहां पे वो यूटीआई की कोई साइंस नहीं देती, ये मुझे पता है। उसके बाद, मैडम labs जो आपने कहा है हाई विजाइनल और रेक्टल ये कंपलसरी है। हाँ, अगर इन्फेक्शियस, वो देखो अगर ना प्रॉम मिला आपको, जब आपकी डायग्नोसिस और किसी चीज से नहीं बन रही है, तो देखो जीबीएस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीटर्म कराते हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्वाब्स आर मस्ट। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है, वो सारे सारे बैक्टीरिया। ठीक है, जी जी। वो उनका हमें जो है स्वाब से ही आइडिया मिलेगा। ठीक है, इफ अगर प्रॉम हो चुका है फिर भी हमें एक आइडिया देगा कि अभी प्रॉम के साथ अगर जीबीएस पॉजिटिव है तो हम कुछ अलग से स्टेप्स लेंगे। ठीक है, वो अलग सा हमारा डिस्कशन है, बट मैं आपको एक क्ल्यू दे रही हूँ, एक हिंट दे रही हूँ कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अब फीटल इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेटली, फीटल स्कैन जरूरी है कि वो अलाइव है, वाइबल है, नहीं है, सीटीजी इंपॉर्टेंट है, और फीटल मूवमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास यहां तक किसी को कोई अगर इशू है, समझ नहीं आ रहा, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं इस सिनेरियो को अब जो है इन्वेस्टिगेशन से मैनेजमेंट की तरफ ले आऊं। अच्छा, उसकी एग्जामिनर ने इन्वेस्टिगेशंस में वाइबल फीटस है। ठीक है, और एज सच जो है सर्वाइकल लेंथ उन्होंने लड़कियों को याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये शॉर्ट दिया होगा या नॉर्मल दिया होगा, बट स्टिल पेशेंट को कॉन्ट्रेक्शंस हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शंस का होना और सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट होना। आपकी आवाज कट रही है डॉक्टर। अच्छा, एक मिनट, पूरा स्लो। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो इसलिए
अब हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। नहीं, सबसे पहले आप अपनी डायग्नोसिस तो बनाओगे तो मैनेज करोगे। डिफरेंशियल्स हमने एक लंबी लिस्ट बता दी। अब कोई मुझे बता सकता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? ठीक है, कोई यहाँ पे वॉलंटियर करेगा? मैं मैडम करूँ? हाँ। मैडम इसकी मतलब आपको मैं बताऊं कि डायग्नोसिस कैसे मैं अपनी डायग्नोसिस को जस्टिफाई करूं। बनाओगी कैसे? हाँ, जस्टिफाई करोगी, बनाओगी? क्योंकि मैडम जब तक, जी जी, हम्म सबसे पहले जो तो सिनेरियो को देखूंगी ना, हिस्ट्री को मैंने देखा है। उसका हिस्ट्री में कोई डिस्चार्ज, कोई लाइकर या कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम्म वाइटल्स मैंने देखे, वाइटल्स में उसका कोई लाइक टेकिकार्डिया आपने दिया था मैडम, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसमें उनको कोई फीवर टेकिकार्डिया कुछ भी नहीं है, पर एब्डोमिनल कोई वो नहीं थी, बेबी में कोई वो नहीं था, लेकिन पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस मैडम आपने दी थी? नहीं, अच्छा, सीटीजी तो कोई दी ही नहीं। सीटीजी उन्होंने दी नहीं, मैं बताती हूँ उसकी रीजन क्या है क्यों नहीं दी। नहीं, एग्जामिनेशन का मैं कह रही हूँ, पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एग्जामिनेशन हाँ, में दी? नहीं दी, नहीं दी। अच्छा, नहीं दी, ठीक हम्म है। अम, मैडम वो लिखा हुआ था ना उसमें 1 to 2 माइल्ड कंट्रैक्शन फॉर 10 मिनट्स, सिनेरियो में नहीं, लिखा हुआ था। वो तो ओवरऑल जो बना हुआ सिनेरियो है वो बता रही हूँ, जो रिकॉल आ चुका है मैं वो सिखा अच्छा, रही हूँ। हाँ ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये खुद पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। तो मैडम पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शंस और स्कार टेंडरनेस भी नहीं अच्छा, थी मेरे मेरी ख्याल। बात सुनो हुमा। इसका एक सबसे आसान हल ना, ये अब जो जो चीजें तुम बता रही हो दे आर एग्जैक्टली द सेम, लेकिन इसके बताने का एक तरीका है। इसके बताने का तरीका ये है, आई विल एडमिट द पेशेंट एंड आई विल क्लोजली मॉनिटर इट एंड विल मेक माई डायग्नोसिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये है तुम्हारा वो वर्ड। ये जो जितनी बातें तुम बता रही हो सीटीजी रिलेटेड, ये जो तुम बता रही हो कि उसकी पैल्पेशंस नहीं और मैडम, उस अभी हम लोग जो है ना वो एडमिट तो उसे तब करेंगे ना जब हमारे पास कोई डायग्नोसिस आ जाएगी कि नहीं। अब क्या ट्राई करके अच्छा, हम उसे एडमिट अच्छा। करेंगे। हाँ, अच्छा, तुम्हारे पास कोई ऐसी पेशेंट आए जो इस तरह के पेन में है और तुम्हारी अभी तक डायग्नोसिस भी नहीं बनी, तुम उसको जाने दोगी? पहले लेकिन ये मैं बता। ट्रांसवेजाइनल लेंथ उसकी देखूंगी, ये चीजें देख के मैं उसको मोस्ट प्रोबेबली तो बताऊंगी ना कि ये हो सकती है, और तुम्हें एडमिशन करना है। अगर तुम एडमिशन नहीं करोगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरी बात सुनो। फर्ज करो तुम्हारे पास टीवीएस नहीं हुआ अभी तक, तब भी एडमिट नहीं करोगी क्या इसको? करूंगी, क्यों नहीं, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में है और वो पेन में है, क्यों नहीं करूंगी मैडम। यही मैं कह रही हूँ, सबसे पहले तो इट मीन्स आप उसको एडमिट कर रही हो। सेम आप उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करने के लिए आप उसको एडमिट करोगे, पेन रिलीफ करोगे। नहीं करोगे क्या? उसे लेबर रूम से धक्के दे के बाहर निकाल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, पहले अल्ट्रासाउंड हो, फिर वो कुछ हो, फिर मैं तुम्हें दाखिल करूंगी? हम ठीक रूटीन है। में ऐसे ही करते हैं, धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं पेशेंट को। पता नहीं मैडम, पाकिस्तान में करते होंगे, इधर नहीं करते। नहीं, यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। नहीं, 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 असल असल जो यही है ना, यही तो देखना है। और यही था एग्जामिनर का आंसर, जिस पे वो बहुत खुश हुई थी। ठीक है, उसका की यही था कि भाई मैम पेश वैसे मैम नेचर ऑफ पेन पर भी तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर उसका कोलिक इन नेचर है और बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। देखो, कोलिकी वो नेचर ऑफ नहीं पेन बता तो रही तुम्हें। वो बार बार जो इशारा वो कर रही है, वो कर हम्म रही है कि उसको जो है यानी यूट्रस पे पेन है, प्री टर्म टाइप इशारे कर रही है। अब मसला तुम्हारे हाँ प्री टर्म में है और स्कार्डियासिस में है, बस हम्म अटकी तुम इधर हो। तो क्या तो इन मैम दोनों दोनों? हाई रिस्क है ना, तो दोनों दोनों हाई दोनों रिस्क केस हैं। में हम एडमिट करेंगे। एग्जैक्टली exactly। और दोनों को एडमिशन के बाद ही जो पिक्चर है वो आपके सामने मैम क्लियर इस होती है। तरह हम्म बताएंगे ना कि मैडम, एज माय पेशेंट इज इन distress and she is in pain, so I will admit her for further investigation, monitoring, and then uh, I will make the definitive diagnosis. वेरी गुड। And यही और बोलेंगे इसका और और इसका सबसे और भी अच्छा आंसर ये है, आई विल एडमिट माई पेशेंट फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन, आई विल मॉनिटर हर वाइटल्स, आई विल मेक हर इनपुट आउटपुट चार्ट and I will complete her remaining investigations to finalize the diagnosis. I will involve the multidisciplinary team. वो जो एक पूरा सिस्टम होता है ना, वो आप यहाँ पे वर्बलाइज करते हो। अब मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैडम।
वेरी गुड। तो ये है इसका आंसर, और एग्जामिनर भी इसी तरह पूछती है, ट्रस्ट मी, उसके यही क्वेश्चन रहा है, और लड़कियां इसी तरह। कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप मुझे उधर से सीटीजी की फाइंडिंग दें, उधर से, तो भाई सीटीजी एडमिट करके क्या मैं दोबारा नहीं कर सकती? क्या मैं दोबारा से बाकी अपनी जो वो है, पेल्पेट करना पूरा 1 मिनट के लिए, कॉन्ट्रेक्शंस को पेल्पेट करना फॉर 10 मिनट्स, ये क्या मैं नहीं कर सकती दोबारा? आई कैन डू इट अगेन। सो इसलिए मैं अपनी पेशेंट को सबसे पहले एडमिट करूंगी, उसके पेन रिलीव करूंगी, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर करूंगी, ठीक है? अब यहाँ से जो है, एक क्वेश्चन है मैडम, अगर कोई पेशेंट पेन में आती है, अभी तो ये वाला केस है ना, फॉर एग्जांपल यूरिनरी रिटेंशन में अगर सीवियर पेन में आती है, तो हम लोग हिस्ट्री लेने से पहले उसको एलर्जी का पूछ के उसको कोई मेडिसिन नहीं लगवा देंगे, और हाँ फिर वो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ वो ऐसे सिनेरियोज जिनमें वो सवेयर पेन बोले, अब ये ऐसी इन्होंने काउंसलर बिठाई होती है जो सवेयर पेन आपको नहीं देती, ठीक है? सवेयर पेन के बारे में यूजुअली ऐसे केसेस स्ट्रक्चर डिस्कशन में आते हैं। जब ऐसे केसेस काउंसलिंग के होते हैं वो इतने सवेयर नहीं होते, वो ऐसी चीजें होती हैं कि आप इनको इस तरह से आराम से मैनेज कर सकते हो। खैर, हम आते हैं अपनी जो मैनेजमेंट है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और हुमैरा रीड करना शुरू करेगी। Okay, madam. When a pregnant lady present with symptoms like lower abdominal pain and the diagnosis is not cleared yet, a structured and the cautious approach is essential to ensure maternal and the fetal safety. The following steps should be taken. First, we will admit the patient for observation if the symptoms are significant or persistent. There is any suspicion of maternal or the fetal compromise, outpatient follow-up is not safe or feasible, and the woman is not able to cope up at home or lack support. ठीक है। So, monitoring will be a maternal and the fetal monitoring. In maternal monitoring, we monitor the vital signs, including the blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, oxygen saturation regularly, initially every 30 minutes, then hourly, then as indicated. Pain assessment should be done regularly and document pain severity and characteristic, fluid balance. We will monitor the input and output, especially if the IV fluid are started, and observation of for the deterioration, like sign of shock, sepsis, or the preeclampsia. Fetal monitoring include the fetal heart rate monitoring in the form of CTG, and if the gestational age is more than 26 weeks, and fetal movement perceived by the mother, and ultrasonography to assess the fetal well-being, amniotic fluid volume, and the placental position. वेरी गुड, वेरी गुड, यहाँ तक समझ आ गई। ये इन्वेस्टिगेशन, वो मॉनिटरिंग में आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों को साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं। वो जो हम चार्ट बनाते हैं वो यही चीज होती है, ठीक है? माँ को किक काउंट चार्ट दे देते हैं, हम उसकी फिर खुद सीटीजी कर रहे होते हैं, उसके वाइटल्स का एक चार्ट बना देते हैं, इनपुट आउटपुट का चार्ट बना देते हैं, सिम्टोमेटिक जो उसका सिम्टोमोलॉजी है उसका चार्ट बना देते हैं, ठीक है? सो नाउ इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करते हो साथ में? वही जो थे, ठीक है? ठीक, रीड करो डॉक्टर। हाँ हाँ, करो। और Okay. We will repeat or extend the baseline investigation as indicated, including the complete blood count, urine analysis, LFTs, RFTs, infection marker, and cultures. Consider imaging, including the ultrasound, MRI if needed and safe, and swabs or culture if infection is suspected. In the supportive care, we will manage the pain by giving the simple analgesic, paracetamol, first line, opioid if required and monitored. IV fluid if she is unable to take orally or if there is clinical indication. Antiemetic in case of nausea and vomiting. And thromboprophylaxis if reduced mobility or other risk factor are also included. Observation and reassessment. Regular reassess maternal the fetal status, review by senior obstetrician and multidisciplinary team as needed. Escalate care if there is any sign of deterioration or new finding. Then we will communicate and document, keep the woman and her family informed at every stage, document all the finding, interventions and discussion early. Provide written and the verbal information about warning sign and when to seek help. We will discharge when the woman is stable and the fetus is well, and a clear follow-up plan is in place.
Provide Good. advice on warning sign like pain, bleeding, loss of fluid, reduced fetal movement, and when to return. वेरी गुड। तो अब ये वो कंडीशन जहां पे आपकी ना प्री टर्म की डायग्नोसिस बनी, ना आपकी यूटीआई की बनी, ना ही आपकी इम्पेंडिंग स्कार रप्चर की बनी, एक पेन था और पेशेंट को आपने ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया, और मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों में से वो किसी एक तरफ चली जाएगी, या तो इस अप्रोच में वो ठीक हो जाएगी, माँ और बच्चा दोनों ठीक, विल डिस्चार्ज देम, या तो वो एंड अप कर जाएगी प्री टर्म में, ठीक है, या स्कार जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि इम्पेंडिंग स्कार रप्चर है या स्कार रप्चर है, जो भी है इन तीनों में से किसी की ना किसी एक उसमें डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि कोई कुछ पूछना चाहता है? लेकिन ये मैडम इसकी डिटेल में अगर पूछे तो हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स भी कह सकते हैं ना, फॉल्स लेबर भी हो सकते हैं। हाँ ना, तो वो अब कब हमें पता चलेगा? हम किसी भी ऐसे पेशेंट को, यानी खासकर वो प्रेग्नेंट है, वो कंप्लेन कर रही है, हम उसको कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं जाओ। या फॉर एग्जांपल कभी कभार देखो रिड्यूस्ड फीटल मूवमेंट्स की आ जाती हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको एडमिट करते हैं, उसकी रीएश्योरेंस तो करानी है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देना है, सही है। सो ऑलवेज फर्स्ट इज द एडमिशन। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा प्रीटर्म, ठीक है। प्रीटर्म मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर आप लोगों से करवाऊंगी। अब देखो एग्जामिनर ने ये सारा सिनेरियो पूछा, और इवन ये जो वर्ड्स थे ये लड़कियों ने थोड़े थोड़े इधर उधर से चंक्स में बता दिया, मैडम मैं उसको एडमिट कर लूंगी, इनपुट आउटपुट चार्ट बना दूंगी, एमटीटी को इन्वॉल्व करूंगी, और देखूंगी कि उसकी डायग्नोसिस क्या बनती है, उसकी लैब्स को दोबारा रिपीट करूंगी। तो इधर जो है फाइंडिंग जो है वो आप प्रोवाइड कर देती है कि पेशेंट इज इन प्रीटर्म लेबर, ठीक है। देखो आजकल सीपीएसपी में आप लोगों को क्या कहती हूँ, वो जैसे हम लिंक नहीं करते, जैसे आपने एक मैसेज किया होता है उसकी उसी को क्लिक करके उसी को रिप्लाई करते हो कि ये इसका है, ये इसी का आंसर है। तो सीपीएसपी के सिनेरियोज आजकल जो है 1 2 इस तरह से लिंक्ड हैं विद ईच अदर। पहले उसने सिनेरियो दिया, फिर आपको पहले कंफ्यूजन में डाला, फिर आपको जो है जैसे हमने डाउन सिंड्रोम किया था, इफ यू रिमेम्बर, कि उसकी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी करवाई, फिर वो प्रेग्नेंट होके भी आ गई, फिर जो है उसका न्यूक्लियर ट्रांसफर भी रेज आ गया, फिर जो है उसका सीवीएस भी पॉजिटिव आ गया, यानी कितनी सारी सिनेरियोज उसने एक 10 मिनट की उसमें डाल दी थी, ठीक है। तो सेम इज द केस विद दिस वन। यहाँ पे भी पहले वेग से सिम्टम्स, और फिर कि आप वेग को क्या करोगे, और थर्ड नंबर पे फिर वो कहती है कि नाउ इट इज अ प्री टर्म लेबर। आप जब बताते हो ना कि मैं उसको मॉनिटर करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, अब वहां पे आपको फाइंडिंग बताती है। नाउ व्हाट आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ प्रीटर्म लेबर? कोई मुझे बता सकता है? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। थोड़ी बहुत हिम्मत करो ताकि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखा दूं। क्या पूछते हैं डॉक्टर? डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर, हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि वाकई प्रीटर्म में है? मैं बताऊं? मैडम मैं बताऊं? हम्म। मैडम इसमें लेस देन और इक्वल टू 29 वीक्स के से पहले कैसे करना है, और मोर देन और इक्वल टू 30 वीक से पहले करना है। पहले हमने जेस्टेशनल एज देखनी है। तो प्री टर्म में अगर ऐसा होता है ना कि इस तरह पेन और लेबर के साथ अगर लेस देन और इक्वल टू 29 वीक्स है, तो उसमें मैडम हम लोग उसका यूटीआई रूल आउट करेंगे और उसे प्री टर्म लेबर ही वो करके, अगर यूटीआई नहीं है तो हम उसे मैनेज करेंगे। लेकिन हम्म। अगर मोर देन 30 वीक्स है तो हम उसकी टीवीएल करेंगे, ट्रांसवेजाइनल लेंथ करेंगे, अगर वो नहीं है तो फीटल फाइब्रोनेक्टिन करेंगे। इन दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसवेजाइनल लेंथ अगर मोर देन 15 आ जाती है तो हम लोग उसको रीअश्योर करेंगे, ठीक है। और अगर हम्म। लेस देन 15 आती है तो हम उसे प्री टर्म के लाइन पे मैनेज करेंगे। प्री टर्म के लाइन में ऐसे मैनेज करेंगे मैडम कि हम उसे एडमिशन ऑफर करेंगे। बताऊं? हाँ हाँ, बताओ वे- बताओ। हम उसे एडमिशन ऑफर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसको जो है ना वो टोकोलाइज करेंगे। टोकोलाइज हम इसलिए नहीं करें कि उसका लेबर के टाइम को बढ़ाएं, बल्कि इन यूट्रो ट्रांसफर अगर करनी है या फिर आपने स्टीरॉइड्स देने हैं तो उसके लिए करनी है। टोकोलिसिस में हमने निफेडिपिन हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है, वो हम 20 मिलीग्राम डोज देंगे, और उसके बाद फिर 10 to 20 मैक्सिमम हम 60 मिलीग्राम तक 3 to 4 डोजेस दे देंगे 24 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देंगे उसे डेक्सामीथासोन, ठीक है। डेक्सामीथासोन का ये है कि डेक्सा या बीटा बीटा जो है ना 12 मिलीग्राम 24 आवर्स की उसमें देंगे 2 डोजेस, और डेक्सा 6 मिलीग्राम दे सकते हैं हम 4 डोजेस 12 आवरली, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग अगर उसका प्रॉम श्रॉम नहीं है तो फिर तो एंटीबायोटिक्स पे नहीं डालेंगे, वो तो अलग से डिस्कस करते हैं। अगर प्रॉम है तो फिर एरिथ्रोमाइसिन ऐड करेंगे और साथ में पैड रखना, कोरियोमनिनाइटिस की मॉनिटरिंग। अगर फिलहाल यहाँ पे जैसे कि प्रॉम नहीं दिया हुआ, ठीक है, फिर तो हम उसको, अगर तो वो अप टिल 29+6 वीक्स है, तो फिर तो हम उसे मस्ट करेंगे न्यूरो प्रोटेक्ट, और हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर में ये डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, उसकी फिर डोज है वो डिटेल जब पूछेगी तो बता देंगे। और 30 से 34+6 वीक है तो हम कंसिडर करेंगे न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए ये क्या नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन इसका ये है कि हमने साथ में मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है इसकी टॉक्सिसिटी के लिए, ठीक है। ये 3-4 चीजें हम लोग इसको देंगे। और फिर जब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या अगर लेबर में चली जाती है, ठीक है, लेबर में चली जाती, लेबर का मोड ऑफ डिलीवरी जो होगा वो होगा हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन ऑब्स्टेट्रिकल फैक्टर्स। और इसमें हम लोग एमडीटी इन्वॉल्व करेंगे, न्यूनेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करेंगे, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट होगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल लेबर में जाती है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो वही इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन और वो सारा कुछ, पेन रिलीफ और हाइड्रेशन और ये सब कुछ देंगे हम उसे, ठीक है। जब डिलीवर हो जाती है तो हम लोग न्यूनेटोलॉजिस्ट को बेबी हैंड ओवर करेंगे और इस फीमेल को हम लोग करेंगे पोस्टनेटल केयर देंगे, अच्छी पोस्टनेटल केयर देंगे, पेन रिलीफ देंगे। पीपीएच को हमने सही से मैनेज करना है, प्री टर्म में होता है आपको इसका खतरा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने ABCDEF करना है। ए फॉर एक्टिव रिकवरी, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सी फॉर कंट्रासेप्शन के लिए, ABCDE। हमने हमने इसका डिप्रेशन स्क्रीनिंग करनी है। ई फॉर क्योंकि ये प्री नेटल होती है उसमें डिप्रेशन का, सॉरी, प्री टर्म होती है, डिप्रेशन के भी चांसेस होते हैं। ABCDEF। एफ फॉर फॉलो अप, ई मुझे भूल गया क्या था। VTE रिस्क असेसमेंट, हाँ, अर्ली BTE। मोबिलाइजेशन, VTE रिस्क असेसमेंट। जी जी, वो करनी है। और फिर उसे नेक्स्ट फॉलो अप के लिए बुलाना है, बेबी का न्यूनेटोलॉजिस्ट के साथ वो करना है। और ये नेक्स्ट फॉलो अप पे आएगी तो इसे रिकरेंस ऑफ दिस थिंग उसको बताना है कि इसकी रिकरेंस के कितने चांसेस है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। और फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसको फॉर एग्जांपल अगर ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आती है तो हम इसका ना वो करेंगे पीछे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है तो हम इसका वो मॉनिटर करेंगे। 24 वीक से पहले पहले वो क्या होती है, सर्वाइकल लेंथ मॉनिटर करेंगे। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर वो सर्वाइकल लेंथ 25 mm से कम आती है तो हम अकॉर्डिंगली, और ये पीछे प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री भी है तो उसके मुताबिक हमने अब उसे प्रोजेस्टेरॉन देने हैं या उसने सर्कलाज लगाना है, जो भी वो सूटेबल होगा वो करेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन बस ये है कि थैंक एग्जाम में इतनी डिटेल नहीं चलती, सही है। ये अपने यू जी। रिफ्लेक्स बना लो कि इतनी डिटेल एग्जाम में नहीं चलनी आपके। वो आपको जितना आप शॉर्ट कर सकते हो उतना कर सकते हो, तो वेरी गुड। तो जो मेरा सवाल था दैट वाज वेरी सिंपल कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपका क्या है। आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया गेस्टेशन एज हो, आपने बता दी मोर देन 20 हो, ठीक है, एंड लेस देन 36 37 जो हमारा टर्म प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, और साथ में रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस हो। अब उसके लिए क्या है क्राइटेरिया कि एटलीस्ट आपने 1 in every 10 minutes, ठीक है, लास्टिंग फॉर 30 seconds और मोर, ये इसका क्राइटेरिया है। अब मैं बोलूँ हाँ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस है तो पूछेगी कितने मिनट के लिए हो, तो आप उसको कंसीडर करोगे। सो 10 मिनट्स में एटलीस्ट एक बार आए, ठीक। उसके बाद जो है सर्वाइकल चेंजेस आप देख रहे हो साथ में, और बाकी का जो कॉजेज हैं वो एक्सक्लूड हो चुकी हो। तो इसका मतलब प्री टर्म की डायग्नोसिस हिस्ट्री से शुरू हुई एग्जामिनेशन पे, और फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के क्या क्राइटेरिया था आपका? क्राइटेरिया TVL का, सॉरी, ट्रांसवजाइनल सर्वाइकल लेंथ, ठीक है। सर्वाइकल लेंथ के बिना पर आपने अगर लंबी है, 15 से ज्यादा है सर्वाइकल लेंथ, इट मीन्स वो प्रीटर्म में नहीं है, सही है। और फिर आप अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन लेते हो फीटल फाइब्रोनेक्टिन का, ठीक है। इस बिना पर आप अपनी डायग्नोसिस बनाते हो। एक दफा डायग्नोसिस बन गई तो बहुत ही अच्छा बताया आपने, मैंने सारा ये नोट कर लिया। लेकिन आप लोग, बाकी लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों से इसकी काउंसलिंग करवाऊंगी, इसीलिए मैं खामोश हूँ, मैं इस चीज को इतना यहाँ पे वो मैडम नहीं मैं भी कर। करूंगी, मैडम मैं अच्छा, भी करूंगी। अभी जो है ये निफेडपीन जो था, ये जो है ये चार्ट, ठीक है, जब तक बुक आप लोगों के हाथ में आए तो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आप लोगों की ड्रग्स एंड डोजेज है, क्लियर है पिक्चर, कोई इशू तो नहीं है?
मैडम मेरा जो ये सेकंड अटेम्प्ट है ना, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट थी तो मैडम उसमें एक लॉन्ग केस पे एक एग्जामिनर थी, वो बहुत अजीब थी। मुझे कहती है नाक पे ग्लासेस रख के, कहाँ पे काम करती हो, कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हो तुम लोग, कुछ समझ ही नहीं आती तुम लोग को क्वेश्चन की। हम्म। होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो। नहीं आता मुझे। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले ली लड़कियों? यस तो बोल दिया करो चैट बॉक्स में। अच्छा मुझे ये बताओ, आज महक है डॉक्टर क्लास में? नहीं। साहब ये हाँ। जो जी सही नहीं आ रही, मतलब कि एक डॉक्टर साइड उठ रहा है। कार्ड है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बस स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है। अच्छा बताओ क्या बता रही हो नाइला, क्या बता रही हो? जी एक साइड जो है ना इसका थोड़ा कट आ रहा है, इसमें जो है ना अच्छा। डिवीजन वाला और नोट, हाँ। ये ठीक। ये इस साइड पे तो आ रहा है इसका। हम्म। अब सही हो? हाँ वैसे अब भी सही है। मैडम अब ना सही रिकॉर्ड। है। हम्म। अच्छा लड़कियों, ये तुम लोगों का ड्रग्स का टेबल, ठीक है, जो यूज होनी है प्री टर्म में, ये याद रख लो। काउंसलिंग मैं तुम लोगों से करवाऊंगी। अभी देखो बातें तुम लोगों ने सारी स्टेप सुन ली, ये है वो है क्या है फलान है ढिमकान है, सारी काउंसलिंग अभी तुम लोग करोगे, बनी हुई है। बट नाउ यू विल डू इट। मैं एक नाइला करेगी हमारे साथ जो अभी बोली है, और एक दूसरी नाइला करेगी। महक है आज क्लास में? काइंडली मुझे बता दो महक। मैडम वो आना। शमशीर के साथ होगी। क्या हो गई है? मैंने कहा शमशेर के साथ होगी महक। महक? हाँ, वो कौन है शमशीर? मैडम वो कैसी तेरी खुदगर्जी में वो हीरोइन थी ना मैडम, वो धुरे से शाम। अल्लाह। अच्छा। मैं नहीं देखती ड्रामे, टाइम ही नहीं है। अच्छा सुनो, अगला जो वो है अनम है। अनम ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। अनम और जरगुना मिलके दूसरा वाला करेंगे, ठीक है, जिसमें इम्पेंडिंग स्कार है। स्कार डिहाइसेंस के लिए पेशेंट को काउंसिल करेगी, ठीक है। मेरी बात गौर से सुनो। अभी कोई जब मैं स्टार्ट करूं रिकॉर्डिंग तो ये वो ना हो आप लोगों के, ठीक है। और दो, एक नाइला है और दूसरी जो आप हुमैरा हो। हुमैरा आप जो हो पेशेंट बनोगी, नाइला डॉक्टर बने, ठीक है। आप लोग दो काउंसलिंग्स करोगे, क्योंकि और मैं क्या करूंगी मैं तुम पेशेंट हो ना, ठीक है। एक, करने तुमने पे मैं तुमने काउंसलिंग मुझे करूँ। पूरा प्रीटर्म सुना दिया है, अभी बस चुप करो। स्ट्रक्चर डिस्कशन तुमने कर दिए, ठीक है। अभी जो है यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी रिकॉर्डिंग, ये वाली रोक के